नवाब और रेशमा आज ही अपने नए घर में मुंतकिल हुए थे। असल में नवाब का तबादला अमरोहा के पास एक छोटे से कस्बे में हो गया था। उनका नया मकान शहर की भीड़ भाड़ से हटकर निस्बतन सुनसान जगह पर था, जहां इर्द गिर्द भी बहुत कम घर आबाद थे। रेशमा के घर के बिल्कुल सामने एक बड़ा सा पुराना मकान था, जिसमें एक बूढ़ा आदमी, उसकी बीवी और उसकी 2 नवासियां रहती थीं। रेशमा ने नए माहौल में घुलने मिलने के लिए सामने वाले पड़ोसियों से बातचीत की कोशिश की, मगर उन्होंने उसमें कोई ख़ास दिलचस्पी ना दिखाई। 2 दिन यूं ही गुजर गए और रेशमा का इस अजनबी जगह दिल नहीं लग रहा था। इसीलिए वो अपनी बालकनी में बैठकर डरावनी कहानियां पढ़ती रही। कभी अंदाज़ा ही ना हुआ कि पढ़ते पढ़ते उसकी आंख लग गई। रात के तकरीबन 12 बज रहे थे। जब आंख खुली तो रेशमा ने देखा कि सामने वाले मकान की छत पर एक लड़की बेख्याली में खड़ी नीचे देख रही है, जैसे अभी छलांग लगा देगी। अरे, ये रात गए यहाँ क्या कर रही है? सुनो सुनो, पीछे हट जाओ, गिर जाओगी। रेशमा के बार बार पुकारने पर भी वो लड़की टस से मस ना हुई, जिससे रेशमा फौरन भागती हुई नीचे आई और सामने वाले घर की बैल जोर जोर से बजाने लगी। दरवाज़ा खुला तो वही बुजुर्ग और उनकी अहलिया सामने खड़े थे। रेशमा हाँफते हुए बोली, अंकल, आपकी नवासी छत पर है, शायद वो नीचे कूदने वाली है। ये सुनते ही वो सब दौड़ते हुए छत की तरफ भागे, मगर वहाँ कोई न था। वो लड़की कहाँ गई? अभी तो यहीं खड़ी थी। परेशानी में बुजुर्ग खातून अपनी नवासियों के कमरे की तरफ लपकीं, जहाँ दोनों लड़कियाँ सुकून से सो रही थीं। ये देखकर रेशमा हैरान रह गई। ये कैसे मुमकिन है? मैंने अपनी आंखों से देखा था। खातून ने गुस्से से कहा, बेटी, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, आधी रात को यूं किसी को डराने का क्या मतलब है? रेशमा बुरी तरह उलझ गई और चुपचाप अपने घर वापस आकर सो गई। अगली सुबह जब तैयार हो रही थी तो अचानक उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वो बेहोश होकर गिर पड़ी। रेशमा, रेशमा, होश में आओ। रेशमा ने जवाब दिया, हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। मुझे क्या हुआ था? नवाब ने बताया कि तुम हामला हो। रेशमा, ये सुनते ही उसके चेहरे पर खुशी दौड़ गई, मगर नवाब की आंखों में गहरी परेशानी थी। नवाब, तुम उदास क्यों हो? तुम जानती हो तुम्हारी तबीयत माँ बनने के लिए मौजू नहीं। 3 बार पहले क्या हुआ ये भी तुम जानती हो। बेहतर है इस बच्चे को। रेशमा ने गुस्से से बात काट दी, खबरदार ऐसा कहा तो, ये मेरा बच्चा है और इस बार इसे दुनिया में आने से कोई नहीं रोक सकता। और वो वहाँ से तेज़ी से चली गई। रेशमा को बच्चों से बेहद मोहब्बत थी, इसीलिए वो सामने वाले घर की छोटी नवासी से अक्सर बात करने की कोशिश करती थी। वो बच्ची बोली, आंटी, आप बहुत अच्छी हैं, लेकिन अगर नाना नानी ने मुझे बात करते देख लिया तो बहुत डांटेंगे। अरे क्यों भला? फिक्र ना करो, मैं उनसे बात करूंगी। अच्छा, अब स्कूल जाओ, देर हो जाएगी। कुछ देर बाद रेशमा दोबारा सामने वाले घर गई। नमस्ते आंटी जी, आज मेरी शादी की सालगिरह है। इस शहर में हमारा कोई और जानने वाला नहीं। अगर आप और अंकल आज रात खाना हमारे साथ खा लें तो हमें बहुत खुशी होगी। खातून ने सर्द लहजे में कहा, अगर तुम्हारे अंकल मान गए तो ही हम आएंगे। रेशमा ने कहा, ठीक है आंटी, मैं इंतज़ार करूंगी। रात में रेशमा ने नवाब से कहा, तुम्हें लगता है वो लोग आएंगे? पता नहीं, मगर इंतज़ार कर लेते हैं। इतने में उनके घर की डोरबेल बजी। शायद वो लोग आ गए। रेशमा ने दरवाज़ा खोला तो सामने बुजुर्ग अंकल, आंटी और उनकी दोनों नवासियाँ खड़ी थीं। वाह, बहुत खूबसूरत घर है। शुक्रिया आंटी, आप मेरे कहने पर आ गईं। सब ने बैठकर लंबी गुफ्तगू की, खाना खाया और फिर अपने घर चले गए। उसी रात तकरीबन 2 बजे का वक्त था, जब बुजुर्ग अंकल और आंटी के कमरे में सोए हुए थे। अचानक चीख की आवाज़ गूंजी। घबराकर वो फौरन नवासियों के कमरे की तरफ भागे। कमरा खोला तो देखा कि प्रिया अपनी छोटी बहन कोमल का गला दबा रही थी। दीदी, दीदी, छोड़ दो, बहुत दर्द हो रहा है, छोड़ दो। नहीं छोड़ूंगी, किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। प्रिया की आंखें खून की तरह सुर्ख थी और वो दीवानगी से कोमल का गला दबा रही थी। अंकल और आंटी ने बमुश्किल उसे छुड़ाया। ये क्या कर रही थी प्रिया? अपनी बहन का गला क्यों दबा रही थी? प्रिया ने कोई जवाब न दिया। गुस्से से दूसरे कमरे में गई और ज़ोर से दरवाज़ा बंद कर लिया। अगली सुबह जब रेशमा ने डॉक्टर को उनके घर से निकलते देखा तो फ़ौरन आंटी से पूछा, आंटी, सब खैरियत है? किसी की तबीयत तो ख़राब नहीं? उन्होंने जवाब दिया, हाँ है, मगर हम देख लेंगे, तुम यहाँ से जाओ। ये कहकर आंटी ने दरवाज़ा बंद कर लिया। वक्त गुजरता गया
और प्रिया की हालत पहले से बदतर होने लगी। वो न किसी आम इंसान की तरह बर्ताव करती, न किसी की बात सुनती, हर वक्त चिल्लाती और गुस्से में आकर घर का सामान तोड़ फोड़ देती। एक दिन कोमल स्कूल से वापस आई तो अपने कमरे में दाखिल होते ही साकित रह गई। प्रिया फर्श पर बैठी अपने ही सर के बाल नोच रही थी। उसकी उंगलियां खून में लथड़ी हुई थी। सर में कई जगहों पर गहरे जख्म हो चुके थे। घर वाले सख्त परेशान हो गए। कई डॉक्टर दिखाए मगर सबका एक ही कहना था कि प्रिया की जहनी हालत ख़राब हो रही है और इसे फ़ौरन मेंटल हॉस्पिटल मुंतकिल करना चाहिए। मगर अंकल और आंटी इस बात पर किसी तौर तैयार न थे। एक शाम रेशमा अपने घर में खाना पका रही थी कि अचानक सामने वाले घर से चीखने और भाग दौड़ की आवाज़ें आने लगी। वो फ़ौरन वहाँ पहुँची तो देखा कि प्रिया हाथ में चाकू लिए सबको धमका रही थी। क्या हुआ अंकल, सब इतने परेशान क्यों हैं? बेटी देखो हमारी प्रिया को क्या हो गया है, चाकू से खुद को ज़ख्मी कर रही है और हमारी एक नहीं सुन रही, कह रही है जो उसके करीब आया उसे मार डालेगी। रेशमा ने प्रिया को देखा, बाल उलझे और बिखरे हुए, आंखें सुर्ख और अंदर को धंसी हुई, चेहरे पर खौफनाक साए। वो अजीब सी घबराहट में कुछ बड़बड़ा रही थी। अंकल आंटी, बात वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। प्रिया अपने बस में नहीं है। आप लोग ठहरें, मैं अभी नवाब को बुलाती हूँ, वो देख लेना, सब ठीक कर देंगे। रेशमा फ़ौरन नवाब को लेकर आई। नवाब ने प्रिया की हालत देखते ही पहचान लिया कि प्रिया किसी आसेब के ज़ेर असर है। सब लोग पीछे हो जाएं। पीछे। नवाब कुछ कलमात पढ़ने लगे। उसकी आवाज़ सुनते ही प्रिया अपने दोनों हाथों के बल घसीटती हुई कमरे से बाहर भागी। इसी लम्हे घर की सारी बत्तियां बंद हो गईं। अंधेरा फैलते ही सबके दिल कांप उठे। वो हाथ में मोमबत्ती लिए प्रिया को ढूंढते रहे कि अचानक प्रिया की खौफनाक हंसी पूरे घर में गूंजने लगी। आवाज़ें गूंज रही थी मगर किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वो आहट आखिर आ रही कहाँ से है। नवाब परेशान होकर चारों तरफ नज़र दौड़ा रहा था कि अचानक उसके कंधे पर खून की चंद बूंदें टपकीं। उसने घबरा कर ऊपर देखा तो प्रिया छत से चिमटी हुई थी। उसे देखकर वो जल्दी जल्दी अपने विर्द पढ़ने लगा। प्रिया ने गज़बनाक होकर नवाब पर झपटा मारा और उसका गला दबाने लगी, मगर इसी वक्त पीछे से रेशमा दौड़ी आई और उस पर पाक पानी छिड़क दिया। उसके साथ ही प्रिया बेहोश होकर गिर पड़ी। आंटी की आवाज़ कपकपा रही थी। ये सब मेरी पोती के साथ क्या हो रहा है? नवाब ने संजीदगी से कहा, आपकी पोती एक बदनज़र के कब्ज़े में है। अगर हमने उसे जल्द न निकाला तो ये उसकी जान भी ले सकता है। अंकल ने हैरत से पूछा, तुम्हें ये सब कैसे मालूम? नवाब ने धीरज से जवाब दिया, मुझे बातनी इल्म का कुछ तजर्बा है। आदमी तभी अपने होश से बाहर जाता है जब कोई और कुव्वत इस पर काबिज हो जाए। इसीलिए आपकी बेटी ऐसी हरकतें कर रही थी। आंटी रोते हुए बोली, बेटा जैसे भी हो मेरी पोती को ठीक कर दो। तुम्हारा ये एहसान सारी ज़िंदगी नहीं भूलेंगे। मेरे बेटे बहू के चले जाने के बाद हमने इन्हीं बच्चों को संभाला है। अगर इन्हें कुछ हो गया तो हम बूढ़े भी नहीं जी पाएंगे। नवाब ने उनकी तसल्ली करते हुए कहा, आप फिक्र न करें, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि प्रिया पहले की तरह ठीक हो जाए। उस दिन तो नवाब ने किसी तरह प्रिया पर काबू पा लिया था, मगर दिन गुजरते ही वो और ज़्यादा खौफनाक होने लगी। घर के कीड़े काकरोच वो उठाकर खा जाती थी। दीवारों पर घंटों अपना सर मारती रहती। एक ही कमरे में बैठकर मुसलसल बड़बड़ाती रहती। नवाब ने बताया, आज के अमल सबसे मुश्किल है। आप सब घर आ जाएं। मुझे तनहा पूरी तवज्जो के साथ उसके अंदर बैठे हुए वजूद को बाहर निकालना होगा। वो किसी और जिस्म में भी मुंतकिल हो सकता है, इसलिए यहाँ किसी को ठहरना नहीं चाहिए। सब लोग वहाँ से चले जाएं। अगली सुबह प्रिया बिल्कुल ठीक खड़ी थी नवाब के साथ। अंकल ने खुशी से कहा, मेरी पोती पूरी तरह ठीक है। बेटा तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने हमारी मदद की। प्रिया बेटा आओ अपने कमरे चलें, अब सब ठीक हो जाएगा। प्रिया गुस्सा करना, खुद को नुकसान पहुंचाना, ये सब छोड़ चुकी थी, मगर उसने सबसे बात करना तकरीबन बंद कर दिया था। घर वालों ने सोचा शायद वो सदमे से निकलने में वक्त ले रही है, इसलिए किसी ने इसे मजबूर नहीं किया। मगर एक दिन अचानक प्रिया घर में कहीं भी नहीं मिली। उसे हर जगह ढूंढा गया लेकिन वो गायब थी। मिला तो सिर्फ एक ख़त जिसमें लिखा था कि वो इस कैद भरी ज़िंदगी से तंग आ चुकी है और अपने बॉयफ्रेंड के साथ ही शहर छोड़कर दूर जा रही है। घर वाले कई दिन तक सकते में रहे, मगर वक्त के साथ उन्होंने इसके बगैर जीना कबूल कर लिया। 8 महीने गुजर गए। अब रेशमा ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया और सब बहुत खुश थे। एक दिन बच्चे को देखकर अंकल ने कहा,
ये बच्चा बिल्कुल प्रिया जैसा लग रहा है ना। इन्हीं लम्हों में कहीं अंधेरे में प्रिया चीख रही थी, मुझे खोलो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, क्यों कैद कर रखा है मुझे? कोई है? कौन हो तुम? सामने आओ। अंधेरे से एक सर्द आवाज़ आई, डर मत प्रिया, इस आदत को डाल लो, अब तुम्हें यहीं रहना है। प्रिया थरथरा उठी, रेशमा तुम मेरे साथ ये क्यों कर रही हो? आखिर क्या दुश्मनी है मुझसे? रेशमा ने कहा, तुमसे मेरी कोई दुश्मनी नहीं है प्रिया, लेकिन अपने बच्चे को बचाने के लिए मुझे तुम्हारे होने वाले बच्चे की कुर्बानी चाहिए। प्रिया लरजते हुए बोली, तुम पागल हो गई हो क्या? ये कैसा खौफनाक ख्याल है? रेशमा की आंखों में सुर्ख चमक उभर आई, पिछले 3 कोशिशों से मैं माँ नहीं बन सकी। मेरा बच्चा मेरी कोख ही में दम तोड़ देता था। डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि चाहे मैं कुछ भी कर लूँ, मेरे अंदर की खराबी वाले हार्मोन्स की वजह से मैं कभी किसी बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। वो तलखी से हंसी, इसीलिए मैं और मेरे शौहर ने तंत्र का रास्ता चुना। अगर खुदा मुझे बच्चा नहीं दे सकता तो मैं शैतान से अपना बच्चा हासिल करके रहूँगी। वो आहिस्ता आहिस्ता प्रिया के गिर्द चक्कर लगाते हुए बोली, जब से हम यहाँ आए हैं तब से मेरी नज़र तुम पर ही थी। मैंने चाहा कि तुम लोग हमसे मेल जोल रखो, मगर तुम्हारे अंकल आंटी ने हमेशा हमसे फासला रखा। ये सब करना मेरे लिए आसान नहीं था। तुम्हें याद है ना उस एनिवर्सरी की रात, वो खाना जो तुमने खाया था? प्रिया की सांस रुकती जा रही थी। रेशमा ने सरगोशी की, इसमें मैंने शमशान की राख मिलाई थी और फिर तुम पर अपना जादू करके वो सब करवाया जिससे तुम्हारे घर वाले खौफजदा हो गए। इसी डर का फ़ायदा उठाकर मैं तुम्हारे घर आई और उन्हें यकीन दिलाया कि मेरा शौहर तुम्हें ठीक कर देगा, और वो नासमझ लोग हम पर भरोसा कर बैठे। प्रिया ने रूहान सी आवाज़ में कहा, रेशमा तुम समझती हो ये सब ठीक है? रेशमा ने तंजिया मुस्कुराहट से कहा, इतनी मेहनतों के बाद हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तुम्हें पता है ना, आज काली चौदस की रात है। आज की रात अंधेरी ताकतें सबसे ज़्यादा बेदार होती हैं। इससे अच्छा वक्त हमें नहीं मिलेगा। प्रिया अभी हमारे काबू में है। तुम्हारे पास सिर्फ आज की रात है, इसे अपने कमरे में ले जाओ। प्रिया तड़प कर बोली, उफ, तुम कैसी औरत हो? नहीं, औरत नहीं, तुम तो चुड़ैल हो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था कि तुमने ये सब मेरे साथ किया? रेशमा ने सर्द लहजे में कहा, क्योंकि मेरा बच्चा तभी पैदा हो सकता है जब मैं शैतान को किसी और का बच्चा भेंट करूं। जैसे ही तुम्हारा बच्चा 7वें महीने में पहुंचेगा, मुझे इसे कुर्बान करना होगा, तब जाकर मेरे शैतान मुझसे राज़ी होंगे। उसके होंठों से भयानक कहकहा निकला। प्रिया चीखी, खुदा के लिए मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा क्या नुकसान किया है? क्यों मुझे कैद कर रखा है? रेशमा ने मसनूई हमदर्दी से कहा, उफ प्रिया, ऐसे मत रो, वरना तुम्हारे बच्चे को तकलीफ़ पहुंचेगी। अब तुम्हें हमारे साथ ही रहना होगा, तो थोड़ा सा साथ तो देना ही पड़ेगा। घबराओ मत, मैं नवाब से कहूँगी, वो तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं होने देगा। उसकी हंसी फिर कमरे में गूंज गई। दोस्तों, आपको क्या लगता है प्रिया और उसके बच्चे के साथ आखिर क्या हुआ होगा? क्या नवाब और रेशमा ने मिलकर उसे ख़त्म कर दिया या वो बच निकले? अपना जवाब कमेंट में ज़रूर लिखें। शुक्रिया। और अगर आप इस कहानी तक पहुंच गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हमारी वीडियोस देखने वाले 98% लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन दबा दें। आपके प्यार और सपोर्ट का बहुत शुक्रिया।